नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेन्ड इन्फो में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ। इसको शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको जो ये टॉपिक हमारे कोर्स में क्यों इंक्लूड किया गया, इसकी जो पहले की कहानी है वो बताना चाहूँगी। देखिए, हमारा जो बच्चों कोविड पीरियड था, उस टाइम पे क्या था, पूरा का पूरा जो हमारा स्कूल सिस्टम था ऑनलाइन था। बच्चे घर पर थे, बच्चे बाहर नहीं निकलते थे, बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते थे और बच्चों की पढ़ाई कम्प्लीटली ऑनलाइन, ना दोस्तों से मिलना ना कुछ होना। तो एकदम से ये जो चेंज एनवायरनमेंट था, इसने बच्चे के दिमाग पे क्या इफ़ेक्ट डाला। तो इन सब को डिटेक्ट करने के लिए 2020 में क्या हुआ था, जो हमारे उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका नाम है मनोदर्पण। तो इसमें जो था, बच्चों के दिमाग की जो इमेज है उसको जानने के लिए कि बच्चे क्या फील करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ क्या है, वो किस तरीके से आप सोचते हैं, क्योंकि पूरा टाइम घर में बिताया 1-1.5 साल, तो उनके दिमाग पे क्या असर आया है। तो वो सब चीज़ें जानने के लिए उन्होंने हमारा जो कोर्स है उसमें ये टॉपिक इंक्लूड किया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2020 की पूरी इसमें कहानी है। तो हो सकता है कि इससे आपको प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं है। आपको एज अ गुड पर्सन, एज अ गुड टीचर, एज अ गुड काउंसलर के तौर पे सोचना होगा। तो देखिए, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। दोस्तों, मैंने आपको इसकी प्री नॉलेज दे दी। देखिए, अब स्कूल एंड फैमिली क्या है, इंपॉर्टेंट सोशल यूनिट्स हैं विच एंकर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल इंडिविजुअल। हमें पता है कि हमारी जो सोशलाइजेशन होता है, हमने उसमें भी पढ़ा था कि उसमें जो परिवार होता है और स्कूल, ये दोनों बच्चे के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं ना। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि स्कूल और परिवार क्या है, महत्वपूर्ण सामाजिक इकाइयाँ हैं जो सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य व कल्याण को सहारा देती हैं। बच्चा स्कूल घर से निकल के स्कूल जाता है ना, और फिर घर में बच्चे ने जो भी मैनर्स सीखे हैं, जिस तरीके का इन्वायरमेंट पाया है, तो उसका देखिए इन्वायरमेंट बच्चे को स्कूल में मिलता है। अगर बच्चे का स्कूल अच्छा है तो ये क्या करता है, बच्चे के दिमाग को डेवलप करने का काम तो स्कूल का ही होता है ना। इसलिए स्कूलों की मुख्य जिम्मेदारी छात्रों के शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और अनुकूलित करने की, मतलब बच्चे को इस तरीके से तैयार करना है कि फिजिकली भी हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, सोशली भी हेल्दी हो, और उसको अडेप्टेशन करना है। मतलब अगर परिस्थितियाँ कभी उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो एकदम से वो बौखलाए ना, उसको जैसी भी कंडीशंस हैं, जैसी भी परिस्थितियाँ, उनके अकॉर्डिंग खुद को ढालना है। उसी को हम कहते हैं अनुकूलित। आपने साइंस में अडेप्टेशन वर्ड भी पढ़ा होगा, उसमें जो हमारा होता है ना अनुकूलन, जैसे पक्षियों का होता है, जानवरों का होता है, उसी तरीके से कि बच्चे को भी इस तरीके से आपको एजुकेशन देनी है कि वो फिजिकली तौर पे भी, सोशली तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी अडेप्टेशन करने की जो प्रॉपर्टी है उसमें इस्टेब्लिश हो जाए। जिसे आपने देखा होगा, अगर बच्चे को आप हमेशा एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हो जहाँ पे हर चीज़ हैप्पी हैप्पी है, मतलब कभी उसका दुख से सामना ही नहीं हुआ, फिर अचानक से उसके लाइफ में कोई बहुत बड़ा दुख आए तो बच्चे वो सह नहीं पाएगा, उसको मतलब बड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी उसकी बिल्कुल बिगड़ जाएगी। तो शुरू से ही आपको बच्चे को सिखाना है कि लाइफ कभी भी एक समान नहीं होती। हम सबको पता है, पहले क्या होता है, दिन होता है, फिर रात होती है, कभी ज़िंदगी में सुख होता है, कभी ज़िंदगी में दुख होता है। तो ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, इसको दिमाग पे लेके नहीं बैठना है। इसी के बिहाफ पे ये टॉपिक बच्चों बहुत बेसिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। इसमें मतलब आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करना है। अगर आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग अप्लाई कर ली तो आपके इस टॉपिक से नंबर नहीं गए हैं। देखिए, फिर बच्चों ये जो हमारा PDF है ना, जो मैंने अभी क्रिएट किया है, ये आपका CBSE ने एक मॉड्यूल जारी किया था, तो उसी के बिहाफ पे मैंने हिंदी इंग्लिश को कंबाइन करके आपके लिए PDF तैयार किया है। जो एक प्रोग्राम था CBSE का कि केयर नाम का, एक मिनट बच्चों, ये क्या हो गया, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ अब सही है, सॉरी बच्चों, वो कुछ पेन में इशू आ गया था। देखिए, फिर एक मैनुअल तैयार किया था CBSE ने, जिसको केयर नाम दिया। केयर क्या है, आप केयर को अच्छे से याद रखना। आप चाहो तो वो कॉपी पेन लेके बैठे हो तो इसको नोट कर लो। देखो, केयर यानी कि C फॉर क्या होता है बच्चों, हमारा क्रिएटिंग अवेयरनेस, मतलब कि आपको क्या करना है, जागरूकता पैदानी है अबाउट मेंटल हेल्थ एंड स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों के जो मस्तिष्क है, मानसिक स्वास्थ्य है, उसको लेके जागरूक करना है। दूसरा क्या है बच्चों, A मतलब क्या होता है, एड्रेसिंग, मतलब कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए लोगों को एड्रेस करना है, लोगों को संबोधित करना है। वरना हमारे यहाँ क्या होता है, दिमाग की बात ही नहीं होती है। मतलब कि सिर्फ ये बोलते हैं बच्चा पढ़ाई करे, नौकरी ले, पढ़ाई करे, नौकरी ले, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ रहा है, साइकोलॉजी उस पर क्या असर पड़ रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता।
फिर आर से क्या है बच्चों, रीडिफाइनिंग, मतलब कि दोबारा से उस चीज़ को रीडिफाइन करना है, द रोल और एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं हमारे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको दोबारा से रीडिफाइन करना है। फिर आता है बच्चों हमारा ई मतलब होता है इल्यूडिसेटिंग इनोवेटिव वेज, मतलब कि नए नए आपको वेज ढूंढने हैं कि जिससे कि बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी हो सके और उनको हम प्रमोट करा सकें। जैसे आप हिंदी में भी लिखा है, परेशान ना हो, ये जो मॉड्यूल आपका है सीबीएसई ने तैयार किया था, ये केयर है, इसको आप बड़े अच्छे से रखें। देखो सी फॉर क्या है बच्चों, क्रिएट, मतलब छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना। लोगों में भी बच्चों ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य नाम की कोई चीज़ होती है। हमारे यहाँ क्या है, मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को प्रेफरेंस देते हैं, फिजिकल हेल्थ को देते हैं कि आपको अगर आपको खांसी जुकाम होता है तो जाके डॉक्टर के पास से दवाई ले आओ। वहीं अगर एक व्यक्ति अंदर ही अंदर घुट रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, कहीं ज़्यादा घुल मिल नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है वो जानना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगता है इसका नेचर ही ऐसा है, एटीट्यूड है इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पता ही नहीं है कि हो सकता है ना अंदर ही अंदर उसको कितनी तकलीफ़ हो सकता है कोई ट्रॉमा से वो गुजर रहा हो, कोई ऐसी बात तो जो उसके मन में कहीं ना कहीं उसको खाई जा रही हो, जो वो किसी से कह ना पा रहा हो। दूसरा आता है बच्चों हमारा एड्रेस, यानी कि स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को संबोधित करना। मतलब आप बच्चों को बताओ कि बच्चों आपकी मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप मेंटल हेल्थ को प्रेफरेंस ना दो, सब कुछ बच्चों आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड होता है। अगर एक बच्चे की विल पावर स्ट्रांग करनी है तो उसके लिए उसकी मेंटल हेल्थ भी पहले इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेंटल हेल्थ बेकार होगी तो कहाँ से बच्चा कुछ कर सकता है, भले ही उसमें आइंस्टीन बनने का पोटेंशियल हो, लेकिन मेंटल हेल्थ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। फिर बच्चों होता है आर्मीस होता है पर्णधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों का पुनर्परिभाषित करना। मतलब जो भी आपके जिनके भी अंडर में आप लोग रहते हैं, आपके टीचर्स हुए, आपके पेरेंट्स हुए, फैमिली हुई, तो उनको क्या करना है, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है। एक तरीके से मेंटल हेल्थ की जो मतलब इम्पोर्टेंस है उसको बताना है, रिडिफाइन करना है। फिर ई मतलब क्या है बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और छात्रों के कल्याण के लिए इनोवेशन के तरीकों को और प्रथाओं को लागू करना। मतलब इल्यूसिडेटिंग, मतलब कि अगर कोई बच्चा परेशान है तो उसको ऐसी कोई प्लेस पे ले जाओ जहाँ पे उसको अच्छा लगे। एक तरीके से उस परेशान व्यक्ति के दिमाग को सही करने के लिए आपको नए नए से आइडियाज़ को जनरेट करना है। जैसे हमारे साइंस में इन्वेंशंस होते हैं, वैसे ही क्या है आपको मेंटल हेल्थ से, अगर कोई मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है तो उससे आपको बाहर लेके आना। जैसे हमने देखा था कि 2020 से लेके आए दिन क्या होता है, बॉलीवुड में हर कोई सुसाइड करता रहता है। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, मतलब इतना लग्जरी सब कुछ होने के बाद भी अगर कोई बंदा सुसाइड कर रहा है तो ये कितनी बड़ी चीज़ बनती है हमारे लिए। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, अगर वो ऐसा करता है तो हमें लगता है कि उसके पास पैसे की तंगी है, लेकिन वहीं एक तरफ जो व्यक्ति सब कुछ रखता है फिर भी वो सुसाइड करता है, तो ये चीज़ कितना बड़ा मुद्दा है। इट इज़ अ रियली वेरी क्रिटिकल मुद्दा जिस पे लेके कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर कोई बात भी करता है तो हमें लगता है मेंटल हेल्थ मतलब पागल होना है, लेकिन पता ही नहीं है कि दुख दर्द नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर यही बच्चों हमारा केयर नाम से जाना गया, आप केयर को याद रखना। फिर देखिए ये हमारा हिंदी में हम इसको देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति समग्र रूप से लाभकारी गतिविधियों में संलग्न होता है। मतलब एक हेल्दी व्यक्ति, दो बच्चे हैं कि ये बच्चा, एक बच्चा ये है, ये बच्चा है, इसकी जो फैमिली है वो भी मतलब बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छे से एजुकेटेड है या फिर नहीं भी है, फिर भी क्या है बच्चे की जो मतलब प्रेफरेंसेस हैं, बच्चे की जो प्रायोरिटी है उनको प्रेफरेंस देती है। वहीं ये दूसरा बच्चा है, इसकी जो फैमिली है वो बच्चे को हमेशा नीचा दिखाती रहती है। अरे तुमसे ये पेपर नहीं निकलता, तुमसे कुछ होता है, तुम कुछ भी नहीं करते, तुम तो पागल हो, हाँ नहीं तो बस मोबाइल चला सकते हो। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं आम घर में सुनने को मिलती ही हैं सबके लिए। तो ये क्या है, ये जो भावनाएं बच्चे के मन में नेगेटिविटी फैलाती है, बच्चे को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तकलीफ देती है, लेकिन फैमिली नहीं समझती, पेरेंट्स नहीं समझते। मैं किसी पेरेंट्स को गलत नहीं कह रही हूँ। तो वही है कि जो व्यक्ति कंप्लीटली स्वस्थ होगा, मतलब उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, वो हर जो भी एक्टिविटी होगी उसमें अच्छे से इन्वॉल्व होता है। आपने देखा भी होगा कि ऐसे बच्चों का दिमाग भी अच्छा काम करता है, क्योंकि वो खुश हैं लाइफ में। इसलिए लाइफ में जो खुशी है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। दूसरों के साथ संबंधों का ख्याल भी रखते हैं कि मतलब दूसरों को मेरी वजह से हर्ट ना हो जाए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जो खुद से मर रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, वो क्या दूसरों को खुशी दे पाएगा। वही एक व्यक्ति है जो अपने आप भी लाइफ में हैप्पी है तो वो बाकियों को भी हैप्पी रखेगा और परिवर्तन के साथ में अनुकूलन करने और प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता प्रदर्शित करता है। तो कुल मिला के ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति क्या है, हर चीज़ में अव्वल होता है, हर चीज़ में बढ़िया होता है। आप देखिए मानसिक स्वास्थ्य के संकेत क्या क्या हो सकते हैं। देखिए पहला क्या है, मनोवैज्ञानिक
भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकास करना। हम कहते हैं, आपने देखा होगा आजकल मतलब लोग अध्यात्म से बहुत जुड़ रहे हैं। क्यों? चाहे आपके पास कुछ भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसा माना गया है कि जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, या फिर आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके मतलब गॉड हैं, आप जब उनके पास जाते हैं तो आपको एक असीम अनुकंपा, एक असीम जो खुशी होती है महसूस होती है। आप उस समय सारी तकलीफ़ अपनी भूल जाते हैं। तो इसलिए क्या है, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से ही मतलब उसकी समय समय पे काउंसलिंग भी करानी चाहिए, इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहिए, और इंटेलेक्चुअली मतलब भी उसके साथ में लॉजिकली पेश आओ, उसके सामने उल्टे सीधे उसको ताने मत मारो, और आध्यात्मिक रूप से विकास करना चाहिए। मतलब कि उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दो, उसको पूजा पाठ से थोड़ा जोड़ो। थोड़ा जोड़ने का मतलब है कि कभी हफ्ते में एक बार मंदिर हुआ हो। अगर आप लोग भी जो भी हैं जिनको ज़्यादा लाइफ में डिप्रेशन लगता है, तो हफ्ते में रूटीन बना लो, एक बार आपको जो भी आपके भगवान हैं उनके पास जाओ, 10 मिनट वहाँ बैठो, आपको डेफिनेटली अच्छा फील होगा। दूसरा आता है पारस्परिक रूप से संतोषजनक संबंधों की शुरुआत करना, विकास और इन्हें बनाए रखना। मतलब ऐसे नए नए रिलेशंस बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ जो आपसे बढ़िया हो, जो खुद भी जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, जिनके साथ में आपको अच्छा लगे। कहा भी जाता है लाइफ में एक दोस्त तो ऐसा होना चाहिए जिससे आप कभी भी किसी भी समय कुछ भी शेयर कर सको। रियली लोगों के पास में होता भी है, नहीं तो फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, या भाई बहन कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए, या पेरेंट्स में से भी इतना ओपन माइंडेड कूलनेस के साथ में होना चाहिए। फिर आता है एकांत और इसका आनंद। कभी कभी बच्चों एकांत भी इम्पोर्टेंट होता है। जब आप ना एकांत में जाते हो तो आप खुद की जो एक्चुअल पावर है उसको समझ पाते हो कि आप में पोटेंशियल कितना है, कहाँ पे आप में कमी है, कहाँ पे नहीं। तो हमेशा लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हर कोई आपके साथ रहे। लाइफ में एक ना एक मोड़ आता है कि कोई ना कोई लाइफ से चला जाता है। तो उस टाइम पे जो एकांत है ना, उसको एंजॉय करना सीखो, और सीखो अपनी जो खूबियाँ हैं उनको ढूंढो। फिर नेक्स्ट आता है दूसरों के प्रति जागरूक बनना और सहानुभूति रखना। मतलब आपको क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति, आप रोड पे जा रहे हो और आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति रोड पे पड़ा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करो, आप में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप एम्बुलेंस को फ़ोन करो, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। दूसरों के लिए बच्चों जागरूक बनो। हम आज के टाइम में क्या इतने सेल्फिश होते जा रहे हैं कि हमें सिर्फ खुद से मतलब है, दुनिया जाए तेल लेने। और सहानुभूति भी रखनी है। मतलब अगर कोई आपको दुख दर्द तकलीफ़ में दिखता है, आपका परिवार में है या फिर आपका दोस्त है, तो उसकी जो तकलीफ़ है उसको समझो, बजाय बाहर से फेक इमोशन शो करने के। हमारे यहाँ क्या होता है, अरे बताओ उसके साथ तो बहुत बुरा हो गया, उसके सामने हम फेक सिंपैथी शो करते हैं और फिर बाद में जाते हैं पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। तो ये वाला हाल नहीं है। और एक बात और भी होती है, जो एम्पैथी होती है ना बच्चों, और सिंपैथी जो होती है वो सहानुभूति होती है कि आपने किसी को दुख में देखा, आप उसके लिए 2-4 बातें सिंपैथी की बोल दो। लेकिन जो एम्पैथी होती है वो होती है कि आप उसके दुख को फील करते हो, और किसी के दुख को वही फील करता है जिसने खुद वो दुख झेला होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि खेल कूद में भाग लेना और सीखना। हम कहते हैं ना कि बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लगाओ। इससे क्या होगा, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, मेंटल भी। आप ना लो स्ट्रेस फील करते हो। अगर कोई लाइफ में बड़ा हर्ट है, कोई भी उसको परेशानी है, डिप्रेशन है, तो वो क्या करता है, कुछ लोग होते हैं जिम ज्वाइन करते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको जीरो फिगर बनाना है, इसलिए कि उनको अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना है। आप लोगों ने बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी इंस्टा पे कि मोस्टली लोग जो आज के टाइम में जिम जाते हैं, उनका मोटो होता है खुद को मेंटली तौर पे स्ट्रांग करना, बजाय फिजिकली तो आप होते ही होते हो। लेकिन आपका अगर जिम जाने से ना आपकी जो विल पावर होती है वो भी स्ट्रांग होती है, आपकी मेंटली हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो इसी तरीके से हम बच्चों को अगर खेल कूद में लगाते हैं, और तो क्या होता है, बच्चों का दिमाग उस तकलीफ से हट के नई चीज़ में लग पाएगा। दूसरा, सही और गलत की भावना को विकसित करना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कभी कभी जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है, जो आपकी कॉन्शियस सोल होती है, जब भी आप कुछ लाइफ में रॉन्ग कर रहे होते हो तो आपको अंदर से आवाज़ आती है, नहीं ये काम गलत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दुखी जाते हैं, कुछ लोग होते हैं फिर भी उस कॉन्शियस जो आपकी सोल है उसकी आवाज़ को इग्नोर करते हैं और वो काम करते रहते हैं। तो आपको बच्चे में सही और गलत की जो भावना है उसको विकसित करना है। फिर समस्याओं और असफलताओं को हल करना और उनसे सीखना। मतलब लाइफ में कोई भी फेलियर है या कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपको ये नहीं है अरे अब मैं क्या करूँ, ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता, तो ये वाला हाल नहीं होना चाहिए। आपको सीखना है। हर एक परेशानी आपको एक लेसन सिखा के जाती है, और वो जो आपने सबक सीखा है वो सबक आपकी नई जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है उसमें कहीं ना कहीं काम आता है। तो बच्चों को आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। उनको हमेशा आपको सोने की थाली में सोने का चम्मच नहीं देना खाने की, कभी कभी आपको उनको सिल्वर स्पून से भी खिलाना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये ना बच्चों को आप समझाओ कि लाइफ कैसे चलती है,
लाइफ में हमेशा कुछ भी मतलब परमानेंट नहीं होता, ना ही इमोशंस, ना ही हैप्पीनेस, ना ही सैडनेस। सब कुछ क्या है, एक गोल चक्र है और घूमते रहते हैं। आज कोई खुश है, कल कोई खुश होगा। फिर आता है बच्चों डेवलप पॉजिटिव बिहेवियर, मतलब स्कूल के जो काउंसलर है उसके साथ में आप डिस्कस भी करा सकते हो। अगर कोई बच्चा आपको लग रहा है कि ये बहुत क्लास में शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता है, तो आप क्या करो, डेवलप करो पॉजिटिव बिहेवियर, मतलब उसके साथ में अच्छे से बात करो, उसका दोस्त बन के, और ट्राई करो समझने की कि उसको समस्या क्या है। दूसरा, सपोर्ट दो उसको। ऐसा नहीं है कि अगर उसका कोई दोस्त नहीं है या फिर 4 लोग उस पर हंस रहे हैं तो आपको हंसना नहीं है, आपको उसको सपोर्ट देना है, उसको सहारा देना है, उसको बताना है कि तुम अच्छे हो, तुम कर सकते हो। कभी कभी आपके 2-4 पॉजिटिव जो शब्द होते हैं वो भी किसी की लाइफ को चेंज कर देते हैं। फिर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसमें बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है। कोई कितना भी खुश हो, कितना भी रईस हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन प्रॉब्लम सबके आगे आनी। इसलिए बच्चे को आपको शुरू से ट्रेन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, लाइफ का पार्ट नहीं। अगर प्रॉब्लम्स ही लाइफ में नहीं होंगी तो मज़ा कहाँ आएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको एडवेंचर्स बहुत पसंद होते हैं, तो वो एडवेंचर्स का मज़ा लेने के लिए डिफरेंट प्लेस पे जाते हैं। तो ऐसी लाइफ क्या है, एक एडवेंचर ही तो है जहाँ पे हर दिन कुछ नया प्रॉब्लम आपके सामने आता है। फिर आता है लर्निंग को बढ़ावा देना है, मतलब कि लर्निंग को क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। क्योंकि बच्चा अगर लर्निंग अच्छी करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी आगे की चीज़ें हैं वो भी सेट होती जाएंगी। ये हिंदी में लिखा है कि बच्चे को सीखने के अवसर देना है, कि बच्चा यहाँ पे सीख सके पढ़ाई में, जिससे पीछे ना रहे। फिर देखिए हमारा आता है पेविंग द वे फॉर इजी चेंजेस, मतलब कि आसान बदलाव का मार्ग प्रशस्त करना। अब तक आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि जिसको आप फैक्चुअल नहीं है कि जिसको आपको याद करना पड़े। ये बिल्कुल बिहेवियर जो टेंडेंसी होती है उसको लेकर कहा गया। कुल मिला के कोविड-19 के टाइम का जो पूरा ट्रॉमा पीरियड था एक तरीके से, उसको लेके बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ा। एकदम से बच्चे ने देखा, अरे स्कूल बंद, पढ़ाई ऑनलाइन, दोस्तों से मिलना बंद, परिवार में कहीं और जो आपके संबंधी होते हैं वहाँ जाना बंद। तो इन सब का बच्चों ने कैसे उसको सामना किया। फिर देखिए ये हमारे बच्चों कुछ मतलब वे हैं जिससे हम बच्चे में जो भी मतलब लाइफ में चेंजेस आते हैं उसको इजी बना सकते हैं। जैसे आप तो शुरू से देखते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था, उसमें हमने देखा बच्चा इन्फेंसी से लेके एडोलसेंस तक जाता है, कितने चेंजेस आते हैं, हर पड़ाव पे क्या चेंजेस है। तो देखिए इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। पहला आता है बच्चों प्री प्राइमरी से प्राइमरी शाखा। पहले बच्चा किसमें होता है, प्री प्राइमरी में होता है, प्रीएनसी में होता है, प्ले स्कूल में होता है, उसके बाद बच्चा प्राइमरी में जाता है। तो बताइए प्री प्राइमरी में क्या होता है, बच्चे को हम बैठना उठना सिखाते हैं, बाकी हल्का फुल्का उसके लिए मज़े मज़े में ABCD को सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को दिनचर्या में बदलाव के लिए तैयार करते हैं, तभी तो हम बच्चों को भेजते हैं पहले प्री प्राइमरी में, क्योंकि घर पर रह के क्या होता है, बच्चा सिर्फ खाता है, खेलता है, कूदता है, उसको नहीं पता कि स्कूल में कैसे बैठते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे को क्लास वाइज इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, तभी हम बच्चे को भेजते हैं प्री प्राइमरी में। और वहाँ जाने के बाद बच्चा तैयार होता है प्राइमरी में जाने के लिए, कि बच्चे को दिनचर्या में बदलाव के लिए तैयार करना। कि बच्चों तुम्हारा आधे घंटे का पीरियड होगा इंग्लिश का, फिर होगा हिंदी का। तो बच्चे का क्या है, माइंड वैसे ही सेट होता है। अगर सोचो बच्चों ऐसा ना होता, आपका एक दिन सिर्फ हिंदी ही पढ़ाई जाए तो कितना बोरिंग होता, पढ़ना भी है ना। फिर बैठने की व्यवस्था बदलने की, तभी आपने देखा होगा कि जो आपकी क्लास होती है उसमें टीचर भी क्या करती है, आगे वाले, ये हमारा क्लास है सीटें हैं, तो कभी जो बच्चे आगे बैठे हैं वो पीछे पहुंच जाते हैं, पीछे वाले आगे आ जाते हैं, जिससे कि बच्चों की एक सीट को लेकर लगाव ना रहे, उनको समझ में आए कि हाँ चेंजिंग होती रहती है। बाकी समूह कार्य से जुड़ी गतिविधियों को सुगम बनाना, मतलब ग्रुप में एक्टिविटीज़ कराना, इससे बच्चे के अंदर शेयरिंग की और केयरिंग की जो हैबिट है वो डेवलप होगी। फिर बच्चों को नई कक्षाओं या नए ब्लॉक से परिचय कराना, कि बच्चों और भी ब्लॉक होते हैं, और भी जो आपकी होती है क्लास, जैसे UKG हो गया, LKG हो गया, फर्स्ट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ प्राइमरी में ही रहना है। तो क्या है, हम बच्चे को हल्के हल्के उसके कॉग्निशन के अकॉर्डिंग बच्चे को ट्रेन करना शुरू से ही क्या करते हैं, शुरू करते हैं, जिससे बच्चा सीख सके। फिर बच्चों क्या है, ये वाला जो आपका मदर टीचर का कॉन्सेप्ट था ना, ये बढ़िया है, कि माँ के रूप में शिक्षक से विषय शिक्षक की संकल्पना करना, कि बच्चा जो टीचर है वो क्या बने, मदर टीचर कॉन्सेप्ट टू सब्जेक्ट टीचर कॉन्सेप्ट, मतलब बच्चा वो जो टीचर है वो बच्चे की माँ की तरह बिहेव करे, माँ की तरह बन के रहे, और अपने सब्जेक्ट की अच्छी टीचर बने। क्योंकि बच्चा क्या है, सबसे ज़्यादा जो कनेक्शन होता है वो माँ के साथ में फील करता है। अगर बच्चे को स्कूल में भी जो घर वाला इन्वायरमेंट है, जो घर वाली जो मम्मी की फीलिंग है वो फील होगी, तो बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबली
स्कूल में स्टडी भी कर पाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में रुकना पसंद नहीं करते हैं। जैसी मम्मी स्कूल में उनको छोड़ के जाती हैं वो रोने लगते हैं। देखिए, शिक्षक जो टीचर है उसको बच्चों को ये समझने में मदद कर सकते हैं कि परिवर्तन के दौरान चिंतित होना स्वाभाविक है। कि जब आप एक टाइम से दूसरे जो टाइम है उसमें जाते हो तो चेंजेस आते हैं, उसके दौरान टेंशन भी होती है। जैसे आपका जो बच्चों एडोलसेंस का पीरियड था, जिसको हम मोस्ट क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे के अंदर डिफरेंट चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स चेंजेस होती हैं और भी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, बच्चे को थोड़ा चिंतित करती हैं। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब भी लाइफ में कुछ चेंज होता है तो उससे पहले आपको चिंता होती ही होती है। फिर सत्र शुरू हो, यानी कि जो आपका सेशन है, जो आपका नया क्लास है, वो शुरू होने से पहले ही परिचय कराने की योजना बनानी चाहिए कि हाँ, टीचर को क्या करना है, बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है कि हाँ, तुम्हारे जो क्लास है उसमें इतने बच्चे हैं। और आपने देखा भी होगा, जब भी आपका नया सेशन स्टार्ट होता है तो जो उसमें फर्स्ट डे होता है किसी भी नई टीचर का, तो वो सबसे पहले जब वो आती हैं, कक्षा में आती हैं, तो वो हर बच्चे से उसका नाम पूछती हैं, व्हाट इज़ योर नेम एंड कहाँ से हो, कहाँ से नहीं। तो ये सब चीज़ें हम बच्चों के साथ में पहले थोड़ा फ्रेंडली हो रहे हैं कि उनको पढ़ाई कराने में ईजी हो सके। फिर बच्चों को उन सभी शिक्षकों से मिलवाना बेहतर होता है जो उन्हें पढ़ाएंगे। सही बात है, आपने देखा होगा जब भी आपका नया सेशन स्टार्ट होता है तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो उन सभी टीचर्स को लेकर आते हैं आपके पास कि आपकी हिंदी की ये है, मैथ्स की वो है। ये कुछ स्कूल में होता है, कुछ में नहीं होता है फिलहाल, जिससे कि आपको पहले से ही वेल नोन हो जाओ कि आपको कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है। फिर बच्चों, हम क्या है, एक हमारा जो ट्रांजिशन होता है वो होता है, हम पेंसिल से पेन में जो आते हैं। पहले हम छोटे तक क्या होता है, 4th क्लास तक बच्चा पेंसिल से लिखता है। वो कहीं कहीं पर ये जो पैरामीटर है वो चेंज ही हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, पेन से लिखता है। तो बच्चे की तैयारियों को इन बातों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि क्या है, आप बच्चे को अगर कोई भी तैयारी कराते हैं तो जैसे हमें पता है पेंसिल से हमें पेन पे जाना है, तो वैसे ही जो भी तैयारी है वो क्या है, पहले होगी छोटे स्तर की, फिर होगी बड़े स्तर की। फिर 9 साल की उम्र एक अच्छा टाइम होता है बच्चे को पेन से लिखवाने का। व्यावसायिक चिकित्सक सुझाव देते हैं कि बच्चे को बढ़िया फाउंटेन पेन से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो बच्चों फाउंटेन पेन आप सबने ही सुना होगा, थोड़ा कॉस्टली आता है फिलहाल, तो इससे लिखने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बट हमारे देश की जो कंडीशन है, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो बच्चे 5 वाला जो पेन होता है उससे ही लिखते हैं बस। बारीक गतिक और आँख हाथ समन्वय गतिविधियों का अभ्यास कराना कि ये जो आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उनको डेवलप कराना कि बच्चा मतलब कोऑर्डिनेट कर पाए आँखों का, हाथों का लिखते समय, जिससे कि जो भी वो अक्षर बनाए वो उसमें कमियां ना आए। जैसे आप लोग क्या हो, आज तो पता नहीं फिलहाल, लेकिन हमारे टाइम में क्या था, जब बच्चा 6th में आ रहा है, 8th में आ रहा है, तो क्या था, उसको साइकिल मिलती थी। तो वो जो साइकिल थी ना, उसके लिए बड़ा खुशी का मोमेंट था। उसके बाद में बच्चे ने इंटर कर लिया तो उसको मिली स्कूटी या बाइक। तो वो जो साइकिल से स्कूटी या बाइक का ट्रांजिशन था ना, वो बड़ा हैप्पीनेस वाला होता था बच्चों। अब तो क्या है, बच्चा 5वीं में है लेकिन बच्चे के पास बाइक होती है। अब देखो, प्राइमरी से मिडिल में आते हैं जब हम, यौवन आरंभ, ये आपका कुल मिला के एक तरीके से हमारी जो एज आ रही है ये आपकी लेटर चाइल्डहुड वाली एज है बच्चों। यौवन आरंभ और शारीरिक परिवर्तनों के बारे में कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे आपकी क्या है, आप बड़े हो रहे हो, आप मानो मेरे ख्याल से 12-13 की एज मान लो, ठीक है, इस एज में हो आप इस समय यहाँ पे। धमकाने और उसके बुरे प्रभाव, ये बिल्कुल लेटर जो चाइल्डहुड है उसका लास्ट टाइम है, और एडोलसेंस की स्टार्टिंग वाला जो टाइम है वो है बच्चों। धमकाने और इसके बुरे प्रभावों के बारे में कक्षाओं में छोटी छोटी बातचीत की योजना भी बनाई जा सकती है। कि आप जैसे हमने एडोलसेंस में पढ़ा था, उसकी स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको बच्चे को धमकी नहीं देनी कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी तो तुम्हारे लिए हम दूर भेज देंगे घर से। जैसे कुछ परिवारों में होता भी है, पढ़ाई नहीं करोगे ना तुम्हारा एडमिशन इतना दूर हो जाएगा कि तुम्हें दोबारा आने को नहीं मिलेगा। तो बच्चे को आपको डराना नहीं है, बच्चा भी तो बच्चा है, उसका चंचल मन है, उसके मन को समझिए। फिर पाठ्यचर्या में नए नए बदलाव करने चाहिए, जो भी हमारी नीड, जो भी बच्चे की नीड हो हमारी नीड हो। कि उदाहरण के लिए इतिहास हो गया, सिविक्स हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया में विभाजित सामाजिक विज्ञान जिससे आप पढ़ते हो। पहले क्या होता है, सिर्फ आपको जैसे एक सब्जेक्ट होता है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो उनकी जो ब्रांचेस होती हैं बढ़ती जाती हैं। जैसे आपका साइंस हो गया, 5th क्लास तक आपका साइंस रहता है, मैं ICSE बोर्ड का बता रही हूँ। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो क्या है, बायो की बुक आपकी अलग होगी, केमिस्ट्री की बुक अलग होगी और फिजिक्स की बुक अलग होगी। जैसे जैसे बच्चे का जो कॉग्निशन लेवल है वो बढ़ा, वैसे वैसे हमने जो
जो सिलेबस था कंबाइंड था, उसकी जो इंडिविजुअल ब्रांचेज है उसमें उसको बांट दिया, क्योंकि बच्चा आप क्या है उनको समझ सकता है। जैसे आपका एसएससी हो गया, एसएससी में क्या आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, सिविक्स आता है और इकोनॉमिक्स आता है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, बड़े जो क्लास होता है उसको बढ़ते हैं, तो जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपकी हिस्ट्री की बुक अलग होती है, सिविक्स की बुक अलग होती है ना। तो ये चीज़ कह रहे हैं। जिनके प्रति शैक्षणिक और व्यवहार संबंधी चिंताएं हैं, उन बच्चों के लिए साथी प्रणाली शुरू की जा सकती है। मतलब कि साथी प्रणाली होती है पीयर ग्रुप, मेरे ख्याल से। एक बार मैं इंग्लिश में देख लूँ बच्चों। सर्टेन वर्कशॉप, हाँ बडी सिस्टम बच्चों, बडी सिस्टम कैन बी इंट्रोड्यूस। मतलब होता है ना, आपने सुना होगा आज के टाइम में बहुत कूल वर्ड है बड़ी, दोस्त, भाई, यार वाला जो फीलिंग होती है कि आप बड़ी सिस्टम करो, उसको अच्छा सा दोस्त बना दो जिसके साथ में वो अपनी हर बात को शेयर कर सके। फिर सर्टेन वर्कशॉप रिलेटेड टू एडोलेसेंस कंसर्न लाइक गोल सेटिंग, लिमिट सेटिंग, सेल्फ स्टीम कैन आल्सो बी ऑर्गेनाइज। मतलब कि आपने देखा हो, जब आप 10th में थे या फिर आप जब 9th-10th में पहुंचने लगते हो, तो आपकी वर्कशॉप भी होती है जहाँ पे आपको आपका गोल क्या होना चाहिए, लाइफ में आगे कौन कौन से चांसेस हैं अच्छे जो करियर है उसको बनाने के, तो उन सब पे आपको लेक्चर दिए जाते हैं, है ना। तो इससे क्या है, बच्चा थोड़ा अवेयर भी होता है अपनी लाइफ के प्रति। फिर हमारा आता है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। देखो ये तो बड़ा मेन टाइम है आपकी पूरी पढ़ाई का, इसी पे क्या है बेस टिका हुआ है। करियर गाइडेंस वर्कशॉप कैन बी प्लान। इस टाइम पे क्या है, जो ये चेंजेस आते हैं, हम उसके लिए बच्चे के लिए करियर जो गाइडेंस की वर्कशॉप होती हैं उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे कहीं स्कूलों में लेके भी जाते हैं वर्कशॉप, वहाँ बच्चा डिफरेंट टाइप के मॉडल्स देखता है, चीज़ें देखता है, सुनता है, समझता है, तो उसको समझ में आता है कि अच्छा ये ऐसे भी होता है, इसमें भी मेरी लाइफ अच्छी हो सकती है। फिर ईच स्ट्रीम मस्ट बी इंट्रोड्यूस टू ऑल द चिल्ड्रन एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलीव एंड करियर एंड आल्सो भी। जैसे हमारे क्या आर्ट साइड हो गया, साइंस साइड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये 3 स्ट्रीम्स हैं। तो हम क्या करें, इन तीनों स्ट्रीम के बारे में बच्चे को यहाँ पे 9th में है बच्चा, उस बीच में इंट्रोड्यूस करा दें, इस टाइम के बीच में। क्योंकि बच्चे के 10th के बाद में हमें मेन जो हमारी स्ट्रीम होती है उसको चूज़ करना होता है सीबीएसई बोर्ड में, जबकि यूपी बोर्ड में क्या होता है क्लास 9th में आप चूज़ कर लेते हो। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को जो भी स्ट्रीम में उसकी जो भी लाइफ में लेके उसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान है, वो सब चीज़ें पहले ही बता देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को अपने करियर को लेकर दिक्कत ना रहे, डाउटफुल ना रहे। वरना हमारे यहाँ का आज के टाइम में आधे लोग तो भटकते रहते हैं, उनको पता ही नहीं है लाइफ में करना क्या है, जाना कहाँ है। देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड टू डिस्कस। इस टाइम पे बच्चों डिस्कशन की बहुत नीड होती है कि आप बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, डिस्कस करो, तभी तो आप जान पाओगे उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो कौन सी जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहा है। फिर आता है साइबर बुलिंग इन दिस एज ग्रुप। इस एज में ना बच्चों में ईगो बहुत होता है, ईगो हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो साइबर बुलिंग भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, एक दूसरे को परेशान करना। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे बाकी बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो हमें क्या करना है, डिस्कशन करना है। डिस्कशन तो हमारा हमेशा सबसे अच्छा मतलब मुद्दा होता है कि किसी भी समस्या का अगर समाधान चाहिए तो सबसे पहले उस पर डिस्कस करो, क्योंकि डिस्कशन से हमारी आधी समस्याएं होती हैं सॉल्व हो जाती है। फिर आता है देखिए, अब हमारा आता है बच्चों मेंटल हेल्थ इन स्कूल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। मतलब कि मेंटल हेल्थ कहाँ पे, मानसिक स्वास्थ्य स्कूल में, फैमिलीज़ में और कम्युनिटीज़ में, इन तीनों ही जगह पे हमें क्या करना है, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसको लेके पूरी अपनी कोशिश करनी है। ये क्या एक होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब कि बच्चे का क्या है सर्वांगीण विकास की एक अप्रोच है कि बच्चे का सभी जो एरियाज़ हैं, फिजिकल हो गए, मेंटल हो गया, हर चीज़ में बच्चे का क्या हो अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। मॉडल फॉर साइको सोशल वेलबींग, इसी के लिए कि मॉडल है वो प्रिस्क्राइब किया गया है जो ट्रायंगल फॉर्म में है, जिसका बच्चों पहला जो स्टेप आता है वो आता है कि देखो मेंटल वेलबींग, तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। इसमें कौन कौन आता है, हु इज़ इन्वॉल्व और लेवल ऑफ इंटरवेंशन, मतलब कौन कौन इसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होगा। देखो जो बच्चों पहला हमारा स्तर है जो है मेंटल वेलबींग का, उसमें कौन आता है, पूरी की पूरी जो इंटायर स्कूल कम्युनिटी है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को सही रखे। उसके लिए इस तरीके से क्या हो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाए, करिकुलम डिसाइड किया जाए। करिकुलम में इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुद्दा होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ को लेकर भी बात की जाए। देखो इसमें क्या आता है, इंटीग्रेटेड इन स्कूल करिकुलम, मतलब कि जो स्कूल का करिकुलम है उसी में ये मुद्दा जुड़ा होना चाहिए, अलग से नहीं आपको मेंटल हेल्थ का लेक्चर देना है। मेंटल हेल्थ को क्या बनाओ, करिकुलम का पार्ट बनाओ कि बच्चा अपनी बात को खुल के कह सके। अक्सर क्या होता है बच्चे
हेरिटेट रहते हैं कि अपनी बात को कह नहीं पाते। तो आपको नए नए इनोवेशंस करने हैं, इन्वेंशंस करने हैं कि बच्चे को अपने बात को कहने में झिझक ना लगे, वरना बच्चे में क्या होता है, अगर मैं मैम से कहूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ऐसा वाला हाल नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके का माहौल डेवलप करना है कि हर बच्चा अपनी हर समस्या को आसानी से आप तक पहुंचा सके। दूसरा क्या आता है, मेंटल हेल्थ नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। बच्चे का जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो उसकी नॉलेज है, उसका एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, उन सबको डायग्नोस करना, उन सबको एनालाइज करना। ये जो इसमें कौन कौन बच्चों इन्वॉल्व होगा, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स। मतलब कि एक बच्चा बाकी बच्चों के साथ में और शिक्षकों के साथ में किस तरीके से पेश आता है, तो इसको ऑब्जर्व करने का काम किसका, स्टूडेंट्स का भी है और बाकी टीचर्स का भी है। ये क्या है, हमारे एक जनरल हेल्थ जो करिकुलम है उसका पार्ट होना चाहिए कि जो आपका करिकुलम है उसमें आप ये चीज़ भी ऑब्जर्व करो कि बच्चे ओवरऑल किस तरीके से स्कूल में बिहेव करता है, टीचर्स से बात करता है, बच्चों से बात कर रहा है जो उसके साथ के हैं। फिर क्या होता है, अगर हमें लगती है कि उसके एटीट्यूड में या बिहेवियर में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई तकलीफ़ है, तो क्या करो, साइको सोशल जो हमारी प्रॉब्लम आती हैं, जो थर्ड स्तर है हमारा, उसमें क्या आती है, मनोसामाजिक समस्याएं, कि बच्चे के मन में कोई समस्या चल रही है। तो इसमें क्या होता है, काउंसलर्स, टीचर्स, पीयर मोटर्स। जो काउंसलर्स होते हैं हम उनसे काउंसलिंग करा सकते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो भी इस तरीके से बात करें और फिर बच्चे की जो समस्या है उसको जाने, उसको हल करने की कोशिश करें। बाकी जो उसके पीयर मेंटर्स होते हैं, मतलब जो उसके साथ में होते हैं, साथी होते हैं। जैसे आपने एक सुना होगा कि बेस्ट फ्रेंड को प्रॉब्लम बताओ तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले ना मिले, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है ये पता ही नहीं रहता। ये तो बड़ा मज़े वाली बात होती है। तो क्या करना है, जो भी आपकी सहपाठी है, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ में आप काफ़ी क्लोज हो, तो उसके साथ में प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। इसमें क्या आएगा, स्टूडेंट नीडिंग एडिशनल हेल्प। यहाँ पे हमें बच्चे को ज़्यादा हेल्प देनी है अगर हमें बच्चे में कोई साइको सोशल प्रॉब्लम नज़र आती है। फिर हमारा नेक्स्ट वाला जो आता है बच्चों स्टेप, वो आता है सेवरल प्रॉब्लम। अगर हमें बच्चे में कोई डिसऑर्डर लगता है कि उसको मेंटली डिसऑर्डर है या फिर काफ़ी ज़्यादा कोई गहरी समस्या है, तो हम क्या करें, उसको काउंसलर के पास में ले जाएं। स्कूल का कोई डॉक्टर हो गया उसको दिखा सकते हैं, बाकी कोई एक्सपर्ट हो गया उससे एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट आएगा। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्तर है। और सबसे हल्का वाला को कौन सा है, जो बातचीत से भी सुलझ सकता है बच्चों, वो हमारा पहला स्तर है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल वेलबींग। कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके में करना चाहिए। तो हमारे 4 स्टेप थे। पहला क्या है, मानसिक कल्याण। यहाँ पे क्या है, पूरे विद्यालय जो कम्युनिटी है वो इसमें इंक्लूड रहती है और स्कूल की जो पाठ्यचर्या है उसी में इसको शामिल करना चाहिए, मेंटल हेल्थ को। दूसरा क्या था हमारा, मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार। यहाँ पे क्या है, सभी टीचर्स आएंगे, शिक्षक आएंगे कि बच्चा किस तरीके में स्कूल में टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में पेश आता है। और ये क्या है, ये भी हमारे जो करिकुलम है उसका ही किस्सा होना चाहिए। फिर तीसरा हमारे बच्चों स्टेप आता है कि मनोसामाजिक समस्या। अगर हमें बच्चे के माइंड से संबंधित कोई समस्या लगती है उसके लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, काउंसलर या फिर टीचर या फिर जो भी उसके साथी संरक्षक हैं, जो भी उसके पीयर फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, उनके साथ में डिस्कस करना चाहिए, उनके साथ में बात करनी चाहिए। और छात्र जिनको अतिरिक्त मदद की ज़रूरत हो, ये जिनके लिए होता है, जिन छात्रों को ज़्यादा हेल्प चाहिए, जिनमें काफ़ी समस्याएं हैं। फिर हमारा जो लास्ट है वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है बच्चों, जिसको बोलते हैं गंभीर समस्याएं विकार। यहाँ पे बच्चे में कोई गंभीर समस्या है जिसको सिर्फ टीचर, काउंसलर या फिर कोई भी एक्सपर्ट ही सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो ये जो हमारा बच्चों मॉडल था, ये बेसिकली बच्चे की मेंटल हेल्थ की जो पूरा सिस्टम है उसको 4 पार्ट में बांट दिया और उसके बेसिस पे हर किसी का रोल क्या है, स्कूल का हो गया, टीचर का हो गया, दोस्तों का हो गया, वो बताया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है 5 टिप्स फॉर फैमिलीज टू सपोर्ट ईच अदर। मतलब 5 टिप्स हैं फैमिलीज़ के लिए भी कि वो क्या हो, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की देखभाल करें। जैसे होता है ना, हम बोलते हैं फैमिली टाइम में मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मैं घर वालों के साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तो कुछ समय परिवार के सभी लोगों को आपस में भी देना चाहिए, जिसमें वो बैठें और किसी भी समस्या पे चर्चा करें। जैसे अगर बच्चा स्कूल से आता है, सही है, और माँ बाप भी कहीं अपनी जॉब करते हैं, तो शाम का जो आपका डिनर टाइमिंग होता है वो ऐसा बना लें कि उसके बाद में 15, 20, 25 मिनट बैठ के सब लोग आपस में बातें करें, एक दूसरे के जो इससे ओपिनियंस होते हैं वो शेयर करें। क्या चल रहा है, आज तुमने क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करें, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। जनरली फैमिली में उतनी ओपननेस नहीं हो पाती है। देखो बच्चों, पहला पॉइंट आता है हमारा मानसिक स्थिति के बारे में खुलकर बात करने से ना डरें। कि अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, फिर आपको लग रहा है कि
आप डिप्रेशन में हो, आपको कोई चीज़ अंदर ही अंदर खाई जा रही है, बड़ा कमज़ोर बना रही है, हर समय आपको उदासी मायूसी लगती है, तो आप जाके अपने पेरेंट्स से कहो, अपनी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ में शेयर करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी से शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें पता है अगर हमने घर पे भी शेयर किया तो वो उल्टा हमको डांटेंगे, क्योंकि हमारे जो फैमिली है ना आज के टाइम में उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कम होती जा रही है। कहीं कहीं भी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलती है, तो वहाँ पे जो हमारे आउटकम्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं। जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जहाँ पे ओपननेस नहीं है, जहाँ बच्चों की जो बातें हैं उनको कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं, डिस्क्रिमिनेट करता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत, वहाँ पे मेंटल हेल्थ ना बड़ा मुद्दा बनता है बच्चों। फिर आता है कि हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि शांति से एक दूसरे के साथ में बातचीत करने के लिए कुछ पारिवारिक समय निर्धारित करें, कि मतलब फैमिली के सब मेंबर्स एक बार में आके बात करें। एक टाइम ऐसा बनाएं, जैसे जब हमारा बच्चों कोविड पीरियड का टाइम था, तो उस टाइम पे क्या था, कुछ लोग बड़े हैप्पी थे ये सोचकर कि अब हमें हमारे परिवार के साथ में टाइम बिताने का एटलीस्ट मौका मिल रहा है ना, क्योंकि उनकी जो बिजी लाइफ था, शेड्यूल था, उस चक्कर में उनको कभी मौका ही नहीं मिला कि परिवार के साथ में टाइम बिता सकें। तो क्या करना है, अगर हम लोग परिवार के साथ में टाइम बिताते हैं तो एक तो हमारे अंदर टेंशन कम रहती है, वरना एक बच्चा है जो सिर्फ अपने कमरे में ही रहता है, उसी में घुटता रहता है, उसके मन में 1000 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। उसको पता है अगर मैं घर में बोलता हूँ तो मेरी मजाक बनती है, तो बोलेगा ही नहीं। फिर तो हमें क्या करना है, हमें कैसे फिक्स टाइम बनाना है जहाँ पे परिवार के सभी लोग आके एक टाइम पे बात करें, डिस्कस करें, दिन भर की जो भी कहानी है उसको शेयर करें। फिर तीसरा आता है कि धैर्य रखें, आलोचना ना करें, और ध्यान दें कि आप अपने परिवार के सदस्यों से कैसे बात करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई, ये हमारी बच्चों, 1 मिनट पेन गिर गया, हाँ देखिए ये हमारी टेबल है, ठीक है, यहाँ पे बैठी मम्मा, यहाँ पापा, दादी, दादा, बच्चे, सही है। तो अगर बेटी कुछ बोल रही है तो क्या किया, भाई ने मजाक बना दिया, तो ये वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। आलोचना ना करें, उसकी बात सुने, पूरी पहले समझें कि वो कहना क्या चाहती है, वरना क्या होगा, दोबारा वो बच्ची बोलेगी ही नहीं आके यहाँ पे। तो इसलिए हमें क्या करना है, धैर्य रखना है, एक दूसरे की बातों को पहले धैर्य के साथ में सुनना है, आलोचनाएं नहीं करनी है, उसके बाद में उसका पूरा कॉन्क्लूड करना है। फिर आता है बच्चों एक चीज़ कि ये हम पूछें कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे सरल प्रश्न पूछकर एक दूसरे का हाल चाल जाने। ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, हमारी जो फैमिलीज होती है उसमें कोई नहीं पूछता कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भले ही आपको दिन भर में 10-20 ताने मिलते हैं, लेकिन आपसे कोई पूछता नहीं है कि आज आप कैसा फील करते हैं। तो ये क्या है, हमें करना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ में बातें करें, पूछे हाल चाल लें, जो कि नहीं होता। फिर प्रोत्साहित करें और समर्थन दें। अगर कोई व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाहता है तो उसकी जो ओपिनियन है उसको सपोर्ट करें, उसको डिसपोर्ट ना करें। तो कुल मिला के 5 बातें थी जो परिवार के संदर्भ में थी, जिससे कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, कि परिवार को किस तरीके का इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, किस तरीके से बच्चे की मेंटल हेल्थ को जानना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए वो कौन कौन से पैटर्न आजमा सकता है। जहाँ बातचीत होती है ना, वहाँ मेंटल हेल्थ कभी भी इतनी बुरी होती ही नहीं है बच्चों। फिर हमारा आता है फॉर टीचर वेलबींग। देखिए अब हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, फॉर टीचर्स वेलबींग, मतलब कि टीचर की भलाई के लिए, यानी कि टीचर की जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छे रखने के लिए क्या किया जा सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे की अगर आपको मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है तो उससे टीचर क्या कनेक्टेड है। अगर टीचर की खुद ही मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बच्चे की खाक होगी क्या। तो देखिए इसमें स्कूल किस तरीके से योगदान दे सकता है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों हमारा जो इसमें आता है वो आता है कि सकारात्मक कार्य पद्धति को छोटे समूहों की आनंददायक गतिविधियों द्वारा बढ़ावा देगा। मतलब कि आप क्या करो, टीचर को ऐसे छोटे छोटे जो काम होते हैं, छोटे छोटे जो टास्क होते हैं उसमें इंक्लूड करो, और इंटरेस्ट के साथ में। ऐसा नहीं, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में कोई एक्टिविटीज़ वगैरह होती है तो क्या करते हैं, जो एक टीचर होती हैं जो पूरा साइंस डिपार्टमेंट में जैसे मॉडल बननी है या फिर जो भी होना है तो उनके अंडर में क्या होता है, साइंस डिपार्टमेंट होता है। एक टीचर होती हैं वो ये देखती हैं कि कौन बच्चा कौन कौन से जो म्यूज़िक कॉम्पिटिशन होने हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। एक टीचर होती हैं उनको हम देते हैं कि जो डांस डिपार्टमेंट होता है वो उसको हैंडल करती हैं। तो हम डिफरेंट टीचर्स में क्या करते हैं, छोटे छोटे कामों को बांट देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है, उनको भी कोई नई नई जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मतलब एक्सपीरियंस भी मिलता रहता है, और साथ ही में नई चीज़ों को अपने माइंड के जो आइडियाज़ होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का भी चांस मिलता रहता है। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अपनी देखभाल की अवसर सुनिश्चित करना, जो कि बच्चों नीचे दिया गया है। मतलब 3 चीज़ें हैं जो एक टीचर के लिए होना चाहिए, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला फिर आता है हमारा शिक्षकों को पुरस्कृत करना। जैसे आपने देखा होगा कि टाइम पे क्या होता है, टीचर्स को भी अवार्ड दिए जाते हैं। फिलहाल मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो करें, जैसे आपने प्रेसिडेंट अवार्ड होगा, नाम तो आप सबने सुना होगा।
तो ये हम क्या कहते हैं कि टीचर्स भी अच्छा काम करें, जिससे कि हर टीचर के अंदर ये भावना आए कि हम क्या करें, हम अपना जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट की कमांड हमारे पास है, हम उसमें अपना बेस्ट दें। तो ये चीज़ स्कूल में भी होनी चाहिए कि टीचर को क्या किया जाए, पुरस्कृत किया जाए कि कोई टीचर है तो अगर उसका पूरा 1 साल जो उसने अपना काम किया, बहुत अच्छे से किया, शिद्दत से किया, लगन से किया, तो उसको लास्ट में अवार्ड दें। इससे क्या होगा, बाकी टीचर्स में भी ये वाली फीलिंग आएगी कि मुझे भी अपने काम को 100% के साथ करना है, और इससे उनको अच्छा भी लगता है। जैसे अगर आप ही को कोई व्यक्ति आके कोई गिफ्ट देता है तो आपको अच्छा लगता है ना, तो ऐसे ही टीचर भी हैं, वो भी तो इंसान ही है। और जो भी टीचर्स अपने प्रयास करते हैं, उनके जो प्रयास हैं उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनको मान्यता देनी चाहिए कि अगर टीचर अपनी तरफ से कोई भी इनोवेटिव आइडिया है वो तैयार करना चाह रहा है, वो बच्चों से करवाना चाह रहा है, तो स्कूल का फ़र्ज़ बनता है कि टीचर की उस आइडिया को अगर उनको सही लगता है तो उसको प्रमोट करे, उनको बढ़ावा दे, बजाय उनको क्रिटिसाइज़ करने की। फिर आता है माइंडफुलनेस की पद्धति बनाकर। देखो बच्चों, माइंडफुलनेस की जो पद्धति है उसमें 3 चीज़ें आती हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, माइंडफुलनेस यानी कि अलर्ट रहने की को एक मुश्किल काम मानते हैं कि आप क्या रहो अगर आप माइंडफुलनेस होना चाहते हो ये बहुत मुश्किल काम है। हालांकि इसे हम ए भी जितना ईजी मान सकते हैं। जैसे कि ए मतलब क्या है बच्चों, अलर्ट रहना। जैसे टीचर क्या होता है, हर समय अलर्ट रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा बी मतलब क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसमें ब्रीथ लो। सबसे पहले क्या लो, गहरी सांस। जैसे आप होते हो कभी कभी बहुत थक जाते हो या फिर किसी चीज़ से बहुत वरीड होते हो, तो आप क्या करते हो, ब्रीथ आउट करते हो, डीप ब्रीथिंग जिसे बोलते हैं आम भाषा में। फिर सी मतलब होता है काम डाउन। फिर आप काम हो मतलब शांति से बैठकर उस समस्या के बारे में सोचो। तो बच्चों, जैसे बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए हम जिस तरीके से चीज़ों को अप्लाई करते हैं, वैसे ही हमारा ये मतलब स्कूल का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो टीचर की मेंटल हेल्थ को भी मतलब बेनिफिट दे, ये ना दे कि उनको लोड दे। जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं क्या होता है, टीचर्स पे बहुत लोड होता है, तो इससे क्या होता है, टीचर्स को भी मतलब परेशानियाँ हो सकती है ना। जैसे आपके हाँ, जैसे कि कहीं कहीं पे होता है, मोस्टली जो बच्चों प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे टीचर पे बहुत लोड होता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी अब होता है फ़िलहाल। तो ये लोड क्या होता है, टीचर का जो मानसिक स्थिति है उसको ख़राब करता है ना, उसको भी परेशानी हो सकती है, उनको भी हेजिटेशन कह रही हूँ मैं, उनको भी दिक्कत हो सकती है। वो भी इंसान है, टीचर कोई रोबोट थोड़ी होता है। तो इसलिए क्या करना है, टीचर का माइंड को भी ध्यान में रख के स्कूल को अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक टीचर पे दुनिया भर का लोड डाल दिया। फिर बच्चों हमारा आता है कि देखो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे क्या होता है, शिक्षक अलर्ट रहता है और उसे कक्षा में छात्रों की ज़रूरतों पर पुनः ध्यान देने में सुविधा होती है। सही बात है, अगर एक टीचर की भी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो वो भी अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएगा। वहीं अगर टीचर खुद ही परेशान है तो वो क्या बच्चों की परेशानियों को हल निकाल सकता है। तो इसलिए टीचर की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने की जिम्मेदारी स्कूल की होती है। अब देखिए, शिक्षण क्या है, दिल का काम है। अगर आप टीचिंग करते हो, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको लठ मार दे और तुमसे कहे कि जाओ बेटा पढ़ाओ जाके। तो ये चीज़ दिल से आती है। आप किसी काम को लंबा तभी खींच सकते हो जब वो काम आप दिल से कर रहे हो। अदरवाइज़ क्या होता है, आजकल बच्चों में एक दिन का इंटरेस्ट होता है और दूसरे दिन में उसी चीज़ में उनको इंटरेस्ट आना ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ क्या उनके लिए बनी ही नहीं है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि एप्पल में दिखाया जा रहा है कि टीचिंग करना क्या है, दिल से होता है। आप मजबूरी में ज़बरदस्ती किसी से अच्छी टीचिंग नहीं करा सकते। तो देखिए, शिक्षक भी अपनी देखभाल कैसे करें, उनके लिए सुझाव दिए हैं CBSE के द्वारा कि रोज़ नए सिरे से शुरुआत करें। मतलब हर दिन को ऐसा फ्रेश डे के तौर पे जियो कि आज का दिन मेरा है, आज का दिन मैं अच्छे से रहूँगा। जैसे एक बच्चा अपने हर दिन की शुरुआत करता है, वैसे ही अपने दिमाग को आराम देने के लिए अच्छी किताब पढ़ें। आपने देखा होगा जितने भी टीचर्स वगैरह होते हैं बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है, बुक्स पढ़ने से एक तो बच्चों नॉलेज गेन होती है, दूसरा उनको जो माइंड होता है ना उसको शांति मिलती है। देखिए हमारा जो आज का युवा है वो क्या करता है, वो रील्स देखता है बैठ के। लेकिन जो टीचर्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि बुक्स पढ़िए, और अब बुक्स पढ़ना सबके लिए अच्छा होता है, इसमें कोई एज मैटर नहीं करती। फिर आता है प्रेरक सहयोगियों के साथ जुड़े। मतलब कि ऐसे लोग जो क्या हैं, जो मतलब जिनके अंदर लॉट्स ऑफ मोटिवेशन है, तो उनके साथ में आप जुड़ें। जो भी आपके अदर टीचर्स हैं, जैसे एक स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, तो आप किसी ऐसे टीचर के साथ ना रहें जो बहुत निगेटिव हो जाए। जैसे आप सभी स्कूलिंग में आपके टाइम में भी रहा होगा, एक ना एक टीचर तो होता ही है नाक में दम करने वाला टाइप। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे टीचर के साथ रहना है जो कैसा हो, जिसके अंदर कॉपरेशन की फीलिंग हो, जो आपको सहयोग दे। अगर आप कहीं पे अटको, कहीं पे आपको कोई मतलब
मतलब तकलीफ़ हो तो वो आपको समझे, आपको सुने और अपना सुझाव प्रस्तुत करे। फिर आता है प्रकृति से जुड़ें, कुछ समय बिताएं। मतलब देखो कुछ टाइम तो बच्चों हमारा खुद के साथ भी होना चाहिए। ये जो लाइन है ना सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है कि आप नेचर के साथ में कनेक्ट रहिए। सुबह सुबह अगर आपके आसपास कहीं गार्डन है, गार्डन नहीं भी है तो हरी हरी घास है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, तो कुछ टाइम वहाँ पर जाके स्पेंड करो। और योगा भी आप कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, दुनिया भर की चीज़ें, जिससे कि आपका वो मी टाइम होना चाहिए कि ये टाइम क्या है मेरा, इस समय ना ही मुझे मोबाइल देखना है, ना ही मुझे किसी दोस्त से बात करनी है, ना ही मुझे कुछ और करना है। इस टाइम मुझे सिर्फ खुद को ही देना है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग के तो इतना नहीं होता मी टाइम, क्योंकि फैमिलीज बड़ी होती हैं तो इतना मी टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन ये मी टाइम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मी टाइम में ना आप थोड़ा रिलैक्स फील करते हो, अदरवाइज दिन भर की जो हौच पौच होती है उसमें आप उलझे रहते हो। और अपने आप से सकारात्मक बातें करें, मतलब कि खुद के साथ में ही क्या करें, पॉजिटिव बातें करें। अगर आप सोचते हैं ना कि यार मैं तो नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँगा, अब अगर टीचर इस टाइप में सोच रहा है कि बताओ अब मुझे कल स्कूल जाना है, कल जाके फिर पढ़ाना है, तो ये क्या है, ये निगेटिव चीज़ है। आप पढ़ाना कोई वो नहीं है कि आपको कोई लठ मार के पढ़वा ले। ये आपने अगर अपना जो पैशन चुना है वो क्यों चुना है, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट था, है ना। तो आप क्या करो, खुद के साथ में हमेशा पॉजिटिव रहो। जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में खुद के साथ में बातें करोगे, जिसको बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, है ना। हमने पढ़ा था वाइगॉस्की ने 3 टाइप के बच्चों स्पीच बताए थे, तो उसमें से ये हमारा प्राइवेट स्पीच होता है कि आप खुद के साथ में क्या करें, पॉजिटिव टॉक करें। फिर आता है बच्चों, ये हमारा इंग्लिश में लिखा है, रिमेंबर टू स्टार्ट फ्रेश एवरी डे हो गया, रीड अ गुड बुक टू रिलैक्स योर माइंड। ये बहुत लोग करते हैं और करना अच्छी बात है। बुक्स पढ़ना सबसे अच्छी चीज़ होती है बजाय फ़ोन चलाने के। कनेक्ट विद अपलिफ्टिंग कलीग्स हो गया, स्पेंड सम टाइम विद नेचर, डू पॉजिटिव सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ टीचर और इवन बच्चों के लिए भी। अब देखिए टीचर को NCF 2005 क्या कहता है कि टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर यानी कि सुविधा दाता के रूप में उसका काम क्या होगा, बच्चे को स्कैफोल्डिंग देना। जहाँ बच्चा कमज़ोर लगे, जहाँ बच्चा लगे कि वो अपने पोटेंशियल लेवल तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो वहीं आके टीचर ने क्या किया, लाइक अ फैसिलिटेटर उसको स्कैफोल्डिंग दे दिया। देखो, द रोल ऑफ अ टीचर इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स। जो टीचर का रोल है वो क्या है, बच्चों की हेल्प करना, टू इनेबल देम एंड फैसिलिटेट देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, कि कोई भी समस्या आए तो बच्चा उसको सॉल्व कर सके इंडिपेंडेंटली, खुद से। सच फैसिलिटेशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी इंडिविजुअल इफ़ गाइडेड प्रॉपरली कैन डेवलप बेटर कॉपिंग स्किल। अगर आप बच्चे को इस तरीके से गाइड करते हो, हर बच्चे को कि मतलब कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो उसको टैकल कर पा रहा है, उसको सॉल्व कर पा रहा है, तो क्या होगा, ये उसकी कॉपिंग स्किल ये बड़ी अच्छे से डेवलप होंगी कि आपने बच्चे को इस तरीके से पहले से ही सिखा रखा है कि बेटा लाइफ में कभी हैप्पीनेस होगी, कभी सैडनेस होगी, कभी कुछ अच्छा हो जाएगा अचानक से, कभी अचानक से आपका मूड ख़राब होगा। तो इसको लेके परेशान नहीं होना है। ज़िंदगी जीना इसी का नाम होता है कि लाइफ ऊपर नीचे होती रहती है। तो बच्चा क्या है, अगर बच्चे की कॉपिंग स्किल्स अच्छे से है, मतलब बच्चा उन चीज़ को अच्छे से कर पाएगा, उन चीज़ से जल्दी उभर पाएगा। वरना आपने क्या किया, आपने कभी बताया ही नहीं बच्चे को कि लाइफ में दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, तो उसको हर चीज़ सोने की जो थाली होती है उसको परोस के दे दी, तो वो जब भी उसके आगे मुश्किलें आएंगी वो अच्छे से उनको टैकल नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग एकदम घूम जाएगा। तो क्या करना है, टीचर को बच्चे को फैसिलिटेट करना है, बच्चे को इस लायक बनाना है कि बच्चा क्या करे, कोई भी दिक्कत आए तो उसको अपने दम पे सॉल्व कर सके। फिर एम्पैथी इस कंसीडर, एम्पैथी जो वर्ड है बड़ा अच्छा है बच्चों, एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर अ टीचर। एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल क्या है, एम्पैथी मानी गई। एम्पैथी होता है कि आप दूसरे की जो समस्या है उसको फील करते हो, उसको समझ पा रहे हो, फिर उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया, कोई तकलीफ़ में है तो वहाँ जाके आप 4 भाषण दे आए कि मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे बारे में सुन के, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो बच्चों दिखावा होता है। एम्पैथी क्या है, रियल चीज़ है कि आप दूसरे की तकलीफ़ को फील करते हो, जो कि आज के टाइम में रियल लोग होते हैं जिनके अंदर एम्पैथी पाई जाती है। फिर आता है, ये बच्चों हिंदी में लिखा है, पढ़ लेना हिंदी वाले। फिर देखिए हेल्पिंग अ स्टूडेंट, और हम किस किस तरीके से एक स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। द फोकस इज़ टू प्रोवाइड अ सेफ, सिक्योर एंड नर्चरिंग क्लाइमेट इन विच द चाइल्ड कैन डेवलप हेल्दी कॉपिंग स्किल्स। कॉपिंग स्किल्स समझो एक तरीके से टैकल करना, ओवरकम करना किसी भी प्रॉब्लम पे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का जो क्लाइमेट है वो डिज़ाइन करना है कि बच्चा वहाँ पे
सेफ फील करे, सिक्योर फील करे, और बच्चे का जो न्यूट्रिशन है, बच्चे की जो नर्चरिंग है वो भी अच्छे से हो, जिससे कि बच्चा क्या करे, बच्चा फिर स्ट्रांग होगा ना। अगर बच्चे का जो क्लाइमेट है, जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो कुछ इस टाइप में है कि वहाँ पे सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, और नर्चरिंग भी अच्छे से, बच्चे को देखभाल अच्छे से की जाती है। बच्चे के घर में 4 लोग उसके साथ में बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। स्कूल में जब वो जाता है तो भी उसके दोस्त अच्छे हैं, उसके टीचर्स अच्छे हैं, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। तो ये ईजिली से किसी भी जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने में कैपेबल होते हैं। तब इसी को हमने कहा कि ये क्या हेल्दी कॉपिंग स्किल है। फिर दूसरा आता है कि सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए समस्या क्या है। अगर कोई बच्चा परेशान बैठा है तो जो टीचर है उसको पहले ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि समस्या क्या है। ये बच्चा अगर क्लास में किसी से नहीं बोल रहा तो इसके पीछे कारण क्या है। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है लिसन टू द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। अगर बच्चा कुछ कह रहा है तो उसकी समस्या को ध्यान से सुनो, बिना उसे बीच में टोके। आपको टोकना नहीं, अगर आपने एक बार टोक दिया ना बीच में तो वो बोलेगा नहीं, फिर वो सोचेगा कि छोड़ो क्या बोलना, मैम तो डांटेंगी। तो आपको क्या करना है, पहले उसकी प्रॉब्लम की जो रूट है, जो जड़ है, वहाँ तक पहुँचना है। क्रिएट गोल्स टू फैसिलिटेट पॉजिटिव चेंज। फिर आपको छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं टीचर को, जिससे कि वो बच्चे में पॉजिटिव चेंज ला पाए, बच्चे को इम्प्रूव कर पाए। हमारा आता है बच्चों ब्रेन स्टॉर्म अल्टरनेटिव टुगेदर। मतलब कि जो थॉट्स हैं उन पे विचार मंथन करने की, ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर एक बच्चा क्लास में बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहता है तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया कि इसको घर में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर इसका जो घर का माहौल है वो नेगेटिव है। फिर आपने क्योंकि आपको ये पता लगा, क्योंकि बच्चे ने आपसे कहा तो आपने बच्चे की बात सुनी। फिर आपका जो गोल बनता है वो बनता है कि बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे मतलब इम्प्रूव किया जाए, कैसे हम उसके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएं। तो उसके लिए क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है कि आपने क्या किया, साथ में बैठ के विचार मंथन की कि कैसे हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मोटिवेट द चाइल्ड टू शो पॉजिटिव चेंज। मतलब बच्चे को मोटिवेट करना है जिससे कि क्या हो, पॉजिटिव चेंज आ सके। जैसे आपको अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम में है, कोई परेशानी में, तो आपने उसकी परेशानी को सुना समझा, फिर आपने उससे 2-4 पॉजिटिव बातें कहीं, जिससे क्या होगा, बच्चे में हिम्मत आएगी। बच्चे का अगर आपने जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव बना दिया ना कि हाँ बेटा सब कुछ लाइफ में ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं बच्चे की ओवरऑल जो मेंटल हेल्थ है उसको सही करने का पहला स्टेप होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें, देखो बहुत हलवा सा ये चैप्टर है हमारा, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है बट थोड़ा लंबा है। देखो यहाँ पे जो काउंसलर आता है उसका रोल क्या होता है, क्योंकि हमें बच्चे की, अगर बच्चे की मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं है तो हमें उसकी काउंसलिंग करानी पड़ती है। तो हम इसलिए जो काउंसलिंग है उसका रोल क्या है, देखिए पहला आता है बुनियादी परामर्श कौशल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेसिक। जो काउंसलिंग स्किल होती हैं कौन कौन सी होती हैं, इसको हम एक पेड़ के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में विचार करा, कि आपने उस बच्चे से पूछ लिया कि प्रॉब्लम क्या है, विचार किया, उसके बाद में संप्रेषण विकसित करना, मतलब उसके साथ में कम्युनिकेट करना बाइलिंगुअल होके। यहाँ बैठा है काउंसलर, यहाँ बैठा है बच्चा, दोनों आपस में बातचीत करें, क्योंकि बातचीत हर समस्या का समाधान होती है। फिर जो काउंसलर है उसने क्या किया, एम्पैथी शो की, मतलब समानुभूति शो की। जो अगर बच्चा बुरा फील करता है तो काउंसलर ने भी उसको उसी की जो लैंग्वेज, उसी का जो हाव भाव होता है उसी के अकॉर्डिंग उसके सामने अपनी बातें कही, जिससे कि बच्चा उस काउंसलर के साथ में जुड़ सके, है ना। जब फिर वो जो बच्चे को ये फील आएगा कि ये तो मेरे जैसे ही हैं, यानी कि मैं इनसे कुछ भी कह सकता हूँ। फिर आता है गैर आलोचनात्मक होना, मतलब जो काउंसलर है उसको आलोचना नहीं करनी है, उसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात करनी है। उसके बाद में फोकस करना है प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक करें, और फिर उसकी छोटी सी व्याख्या करनी है कि जो भी इशू है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसके ये हमारे कुछ रोल हैं, ये बेसिक कॉपिंग स्किल्स होती हैं जो कि एक काउंसलर में होनी चाहिए। कि पहले थॉट करना, पहले थॉट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, रिफ्लेक्शन, फिर एक आपको उसके, अगर आप कहीं जाते हो पहली बार, अगर आप स्कूल गए थे तो आपको भी क्या अपने दोस्त बनाने के लिए उनके साथ में पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ता है, तभी तो वो आपके दोस्त बनते हैं, तभी आपकी दोस्ती उनसे इतनी मजबूत होती है जिनके साथ में आप दिन भर की 24 घंटे की सारी बातें शेयर करते हो। तो ये कब होता है, जब आपका कनेक्शन उनसे स्ट्रांग होगा, आपकी जो सोच होगी उनकी जैसी होगी, तभी क्या होती है, एम्पैथी आती है। फिर आप क्या उनको जज नहीं करते हो अपने दोस्तों को, अगर वो आपसे कुछ भी कहते हैं। इसलिए ये जो स्किल्स हैं ये हमारी किसके लिए हैं, काउंसलर के लिए हैं, जो मैं आपको आपके दोस्त के साथ में कनेक्ट करके समझा रही हूँ। फिर आप फोकस करते हो कि समस्या क्या है, फिर बाद में आप उसको शॉर्ट में कहते हो अरे भाई हो गया जो हो गया, चल आगे देख सब कुछ ठीक है।
तो इस तरीके से ये रोल बताए गए हैं काउंसलर की। अब हमारा आता है रिस्क फैक्टर्स ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन, मतलब कि बच्चे की जो मानसिक स्वास्थ्य है कौन सी जो कारक हैं जो उसको इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें 3 आते हैं, एक आता है बायोलॉजिकल, एक आता है साइकोलॉजिकल और तीसरा आता है सोशल। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए जो बायोलॉजिकल होती हैं उसमें क्या आती है, अनुवांशिकी या फिर जैविक प्रक्रिया, यानी कि बच्चा जब जन्म हुआ था उसी समय उसमें कोई विकार था, कोई इसमें डिसेबिलिटी थी, ये हो सकता है, या फिर उसी समय उसको सही माहौल ना मिला। फिर आता है मनोवैज्ञानिक, यानी कि बच्चों बचपन के कोई अनुभव इतना बेकार रहा हो, या फिर कोई उसकी खुद को लेके कॉन्सेप्ट बन गया हो, या फिर कोई भी मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, या फिर हो सकता है ना बच्चे को कभी कोई घर में सुनता ही ना हो, इसलिए क्या हो वो अंदर ही अंदर परेशान रहता हो, इससे उसका खुद को लेके जो मतलब कॉन्सेप्ट बड़ा लो हो चुका है। फिर आता है सामाजिक, यहाँ पे आपके समाज के साथ में किस तरीके से संबंध है, किस तरीके से समाज वाले आपको देखते हैं। ऐसा तो नहीं कि समाज वाले हर कदम पे आपको अवहेलना करते हैं, जैसे कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनके साथ में जिस तरीके का भेदभाव समाज में होता है, उनको अजीब तरीके से देखा जाता है, तो वो वाला हाल तो नहीं है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो बच्चे के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट डालते हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल, जिसको हमने साइको सोशल मॉडल में पढ़ा था। देखिए जो बायोलॉजिकल होता है यहाँ पे क्या आता है, इसको हम हिंदी में देखते हैं अनुवांशिक गड़बड़ी, मतलब आपके अनुवांशिक कोई क्या हो गई गड़बड़ी हो गई, कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम रहा हो, या फिर आपके जीन्स में कोई इशू रहा हो। न्यूरोकेमिस्ट्री, ये बच्चों न्यूरो मतलब दिमाग होता है, दिमाग से संबंधित कोई भी इशू रहा हो, या फिर कोई जो आपने बचपन में कोई ऐसी दवाई खाई हो जिसका नेगेटिव इफेक्ट रहा हो, या फिर आपकी मदर हैं उन्होंने कोई ऐसी दवाई खाई हो जिसका बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट रहा हो, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ डिसबैलेंस हो गई हो, या फिर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया आपको प्रॉपर मतलब आपकी सेफ्टी नहीं की है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स आपका कैसा रहा, इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है बेकार रहा हो, या फिर फाइट एंड फ्लाइट जो प्रतिक्रिया होती है, फाइट एंड जो फ्लाइट हार्मोन होता है ना एक, हाँ तो उसको लेकर, या फिर इसमें माँ बच्चों किस में आ रहा है, जैविक प्रक्रिया में आ रहा है कि कुल मिला के कि जन्म से ही बच्चे में कोई विकार रहा हो, कोई कैसी भी चीज़ उसके साथ में घट गई हो, कोई दवाई का रॉन्ग इफेक्ट रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ये बड़ा बेसिक चीज़ है। मनोवैज्ञानिक रूप में क्या होगा, अधिगम, कि बच्चे को सीखने में कोई कमी हो, या फिर उसकी भावनाओं को कोई सम्मान ना मिलता हो, या फिर उसकी विचारधारा निगेटिव हो, या फिर जो उसका एप्टीट्यूड है, अभिव्यक्ति है, या जो उसका नज़रिया है वो अजीब हो, उसकी स्मृति का इशू हो सकता है, उसमें उसकी धारणाएं रॉन्ग हो, उसको विश्वास ना हो। तो ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स हैं। लर्निंग इशू होना, फिर क्या है सामाजिक, सामाजिक जो समर्थन है वो कम मिलता हो, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो अच्छी ना रही हो, पारस्परिक संबंध उसने देखा हो कि घर में मम्मी पापा हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, तो क्या होगा इससे माइंड उसका डिस्टर्ब होगा, या फिर सांस्कृतिक परंपराएं कुछ ऐसी रही हो, या फिर सामाजिक आर्थिक स्थिति, या फिर हम बोलें जो उसके पीएस हैं वो उसके साथ में अच्छे से ट्रीट ना करती। तो कुछ बेसिक चीज़ें बहुत मतलब बेसिक सी हैं, मैं कहीं ना कहीं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आप इसको खुद पढ़ लेना। फिर आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज़, हमने लर्निंग डिफिकल्टीज़ में पढ़ा था, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, उन्हीं को लेकर कुछ बातें हैं कि देखो इसको हिंदी में पढ़ते हैं कि अधिगम बाधा के प्रकार क्या है। बच्चे को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है, बच्चा धीरे धीरे पढ़ता है लिखता है, फिर बच्चे को वर्तनी में समस्या, बच्चा चा को जा लिख रहा है, जा को चा लिख रहा है, या बच्चा पढ़ने लिखने में आ गया कि बच्चा सौ को वॉस पढ़ता है, वॉस को सौ पढ़ता है, कक्षा में पढ़ने से संबंधित कार्यों से बचता है। बच्चों खुद पढ़ लेना, नाम या शब्दों का उच्चारण करने में असमर्थ है, या फिर शब्दों को पुनः याद रखने में समर्थ नहीं, ये बच्चों खुद पढ़ लेना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको मैं क्या पढ़ाऊँ, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों आज का जो चैप्टर था बेसिकली इस चीज़ पे बेस था कि आपको बच्चे के थॉट्स हैं उसको अच्छा रखना है, बच्चे की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि 2020 में जो हमारा मनोदर्पण पहल थी, मनोदर्पण, उसमें पाया गया कि हर बच्चा क्या है बहुत डिप्रेस्ड है। जब से कोविड-19 आया बच्चों का स्कूल से नाता टूट गया, मतलब स्कूल जाने से नाता टूट गया, दोस्तों से मिलना बंद हो गया, घर में की जो 4 दीवारी है उसमें पैक हो गए। तो इससे उसके मस्तिष्क पे जो इफेक्ट पड़ा उसको हम किस तरीके से कवर कर सकते हैं उसको लेके पूरा ये आपका टॉपिक बनाया गया। और अगर हमें बच्चे की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको चांस दो कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए। जब वो खुद को व्यक्त करता है, खुद के बारे में 4 बातें बोलेगा, तो उसका जो भारी मन है वो हल्का होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं था, बस और थोड़ी बहुत बातें थी, वही चीज़ जो चीज़ें बच्चे की उसमें थी, उसमें से कुछ चीज़ें टीचर्स के वे में भी थी कि टीचर्स की भी जो मेंटल हेल्थ है वो उतनी ही इक्वल है जितनी बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को पढ़ाता कौन है, टीचर। अगर टीचर की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बच्चे को वो क्या अच्छे से सिखा पाएंगे और बच्चे की मेंटल हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर पाएंगी। तो जो ये बेसिक हमारी चीज़ें थी, आप क्या करना है, जो इसकी फुल फॉर्म है ना
केयर वाली उसको अच्छे से याद रखना। और एक दो चीज़ें हैं आपकी, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस आपको इसका जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल मतलब प्रैक्टिकली अप्रोच पे बेस्ड होगा, तो आपको उस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। बाकी मैंने जो मनोदर्पण स्कीम थी वो आपको बता दी है। अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, बाकी आपकी मर्जी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।